द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की कही एक बात मुझे ध्यान है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। लेकिन क्या कभी खुद से आपने यह सवाल किया है कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चलाने का काम कर रही है और दिखाई भी नहीं देती है? वही शक्ति ग्रहों को आपस में बांधे हुए है और ग्रह अपनी कक्षाओं में बने हुए हैं। साथ ही साथ उसी शक्ति के फलस्वरूप हम कुर्सी पर बैठ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें प्रश्न दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से हम जानेंगे यदि कोई वस्तु हिलती है तो उसमें सिर्फ मूवमेंट ही नहीं होता, उस मूवमेंट के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति अप्लाई होती है जिसके फलस्वरूप उसमें मूवमेंट आता है। उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? फोर्स अर्थात बल। तो उस बल को विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे बल के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से, जिससे आपका हर एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। यह क्लास यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स के साथ ऑल वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहां से, इस अध्याय से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रारंभ करेंगे बल अर्थात फोर्स की डेफिनेशन के साथ। तो देखिए, बल की परिभाषा क्या होती है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पेन है, मैंने इस पेन को क्या किया? पुश किया अर्थात धक्का दिया, तो इसकी स्थिति में मैंने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। लेकिन वहीं मेरे पीछे जो दीवार है, अगर उस दीवार को मैं धक्का दूं तो क्या मैं उसकी स्थिति में परिवर्तन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या कर रहा हूं? परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे इसने धक्का दिया तो फुटबॉल यहां से कहां आ गई? उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। ऐसे ही यहां पर इसने ड्रॉ खोली, ड्रॉ की इनिशियल स्टेट क्या थी? इसके अंदर थी, जैसे खोली तो उसने उसकी स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। अब जानेंगे बल अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो देखिए, बल कैसी राशि है? बल होती है हमारी सदिश राशि। सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमें जान लेना अति आवश्यक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा अर्थात डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अर्थात सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं और इन्हें एरो अर्थात तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है फोर्स का, हालांकि आगे हम देखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू एम क्रॉस ए। अब चूंकि बल कैसी राशि है? तो बल सदिश राशि है, तो सदिश राशि को एक चिन्ह अर्थात तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर m क्या है? तो m भी एक द्रव्यमान अर्थात मास है। क्या है? द्रव्यमान अर्थात मास। a क्या है? a एक्सेलरेशन अथवा त्वरण है। क्या है? त्वरण। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ लेना आते आवश्यक है। यहां तक चीज समझ में आ रही है? अब यहां से इसी फॉर्मूले से हम इस बल की क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। एक तो बल की सीधी सीधी यूनिट सभी को पता होती है क्योंकि न्यूटन साहब ने इसकी खोज की। तो एक तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एक यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन। और दूसरी यूनिट हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मास अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो फोर्स की हमने यूनिट देखी। ये जो यूनिट की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं? एमकेएस। एमकेएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? इस अध्याय को हम डिस्टेंस यानी कि मोशन वाले चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यहां पर फोर्स की जो यूनिट है, एमकेएस यूनिट की हम बात कर रहे हैं न्यूटन। न्यूटन के साथ उसी न्यूटन को ही हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो बल के बारे में, बल क्या है? बल सदिश राशि होती है। बल का फॉर्मूला m इंटू ए होता है। ठीक है, इसका मीटर, इसके अगर मैं बात करूं यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, दोनों ही इसकी यूनिट होती हैं। तो ये बल के बारे में हमने बेसिक चीजें जानने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे, ये जो बल है, बल हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। प्रभाव देखने को कैसे मिलेंगे? ठीक है, देखिए, बल
स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, स्थिति परिवर्तन करने के साथ साथ दिशा में परिवर्तन कर देगा, किसी चलती हुई वस्तु को रोक देगा, किसी रुकी हुई वस्तु में क्या ले आएगा, गति ले आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से बल के कई प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो स्थिर वस्तु को चलाने का काम करता है, चलती वस्तु को रोक देता है, गति धीमी या तेज कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देता है और वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर देता है। अब मैं आपको एक क्रिकेट एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। क्रिकेट गेम सभी देखते हैं, खेलते भी है। अब मैं यहां से बैटिंग कर रहा हूं, सामने से कोई बॉल फेंक रहा हूं, तो उस बॉल फेंकने वाले की डायरेक्शन उस साइड है, उधर साइड से वो बॉल फेंकेगा। मेरे हाथ में क्या है, बैट। जैसे उसने बॉल फेंकी तो इनिशियली पीरियड में बॉल की डायरेक्शन क्या थी, उस साइड से मेरी साइड में। जैसे ही बॉल मैंने हिट की तो मैंने उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले डायरेक्शन उस साइड से इस साइड थी, जैसे ही मैंने बॉल को हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन इस साइड से उस साइड हो गई। तो मैंने इसके द्वारा बॉल की डायरेक्शन चेंज की। कैसे की, बल अर्थात फोर्स के द्वारा, यानी कि मैंने बॉल बैट के द्वारा बॉल को क्या किया, धक्का दिया। तो बल की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वह धक्का या खिंचाव है। तो मैंने धक्का दिया, धक्का देने से बॉल की दिशा में क्या आ गया, परिवर्तन। तो पहला प्रभाव हमने देखा कि हम किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन किसके द्वारा कर देते हैं, बल के द्वारा। दूसरा परिवर्तन उसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अब वह बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, चलती जा रही है, किसी फील्डर का उस बॉल पे हाथ लगा तो उसकी गति क्या हो गई, स्लो हो गई। यानी कि जैसे ही फील्डर का हाथ लगा तो उसने क्या किया, उस बॉल को रोकने का प्रयास किया, यानी कि उस बॉल पे क्या लगाया उसने, उस बॉल पर पुश किया, उस बॉल को रोकने का प्रयास किया, पुश किया। ठीक है ना, यानी उस पर धक्का दिया उसने कि रुक जाए, लेकिन वह बॉल रुकने के बजाय थोड़ा धीमी हो गई। तो यह भी किसकी मदद से हो पाया, बल की मदद से हो पाया। कुछ दूर जाकर के किसी फील्डर ने उसे रोक लिया, तो जब बॉल चल रही थी, मूवमेंट में थी, मोशन में थी, उसे जैसे ही फील्डर ने रोका वो किस में आ गई, स्थिर अवस्था में। ठीक है ना, यानी कि वह विरामावस्था में आ गई। तो इस तरीके से क्रिकेट के खेल के द्वारा हम बल के प्रभावों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। बल के प्रभाव क्या है, दिशा में परिवर्तन हम देख सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की गति को धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। आकार में परिवर्तन कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट कोई कार्टून है, कार्टून रखा हुआ है। अब कार्टून को जब तक आप टच नहीं कर रहे हैं, जब तक कोई बाहर एक्शनल इंपैक्ट उस पर नहीं डाल रहे हैं, तब तक उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही उसकी शेप और साइज में कोई चेंज होगा। लेकिन जैसे आपने हथौड़े से उस पर क्या किया, प्रहार किया, तो उसकी स्थिति में, उसके आकार में क्या आ जाएगा, चेंज आ गया। तो जब आपने हथौड़ा चलाया, हथौड़ा चलाने आपने क्या किया, उसको पुश किया। ठीक है ना, यानी कि उस पर बल लगाया, बल लगाने के फलस्वरूप उसके आकार में क्या आ गया, परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब बल के प्रभाव हम देख पाते हैं। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे बल के कितने प्रकार होते हैं। मेनली बल के कई रूपों में अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार हम देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके प्रकारों को कुछ इस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जो अगर दो वस्तु है आपस में कॉन्टैक्ट के साथ उनमें जो बल लग रहा है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। और दो वस्तुएं बिना कॉन्टैक्ट किए फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं तो उन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आपका एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है, अर्थात घर्षण। घर्षण क्या होता है, घर्षण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्लाइड करती है तो उनमें जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल वस्तु की गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसके अलावा हम इन्हें विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। टेंशन बल, स्ट्रेस। टेंशन बल क्या होता है, देखिए टेंशन बल किसी स्ट्रिंग से अगर किसी वस्तु को बांध दें और स्ट्रिंग को अगर हम खींचें तो उसमें जो बल क्रिएट होगा उसे हम कौन सा बल बोलते हैं, टेंशन बल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फोर्स की बात करें, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर इस अर्थ के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात हो रही है। ये सभी बल हम कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत देखते हैं। बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। अब वो अट्रैक्ट करती हैं लेकिन हमें विजिबल नहीं होता, वो मामूली सा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती हैं। ये हम और अच्छे से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह गुरुत्वाकर्षण फोर्स, चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी ने एग्जाम्पल करके देखे होंगे। दो मैग्नेट लेके आते हैं, थोड़ा सा पास लेके आते हैं तो वो उनमें हलचल पैदा हो जाती है। इनमें नॉर्थ पोल बनते हैं, साउथ पोल बनते हैं, इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय बल। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आपने देखा होगा कि हम पहले एक घर पे करते थे, कॉम लेते थे कंगा और उसको अपने बालों पर रब किया, फिर नीचे क्या किए, जो पेज होते हैं पेज के टुकड़े कर करके हम उस कंगे को उसके पास लेके गए, उन कागज के टुकड़ों के पास, तो उससे चिपकने लगते थे, उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते थे। तो वो किसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे, उनमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता था। ठीक है ना, तो वो सारे आवेश से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड हम स्थिर वैद्युत में पढ़ते हैं, तो इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें और भी चीजें जान लेना आवश्यक है फोर्स से रिलेटेड। प्रकृति में कुछ बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रांग प्रकृति में जो बल पाया जाता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है। फिर आपको देखने को मिलता है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है प्रकृति में पाए जाने वाले बलों के अंतर्गत। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब प्रश्न में एसएससी वगैरह में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे स्ट्रांग फोर्स, नेचर में एग्जिस्ट करने वाला स्ट्रांग फोर्स कौन सा है, आप बता देंगे कौन सा फोर्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जान लेना अति आवश्यक होता है। बात करेंगे अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की। बैलेंस अनबैलेंस, देखिए अगर किसी वस्तु की बैलेंस फोर्स की बात करूं, जैसे कोई दो वस्तु है, या मैं मान लू रस्सा कस्सी का ही खेल है। ठीक है, अब रस्सा कस्सी का खेल है, ये रस्सी है, इधर एक टीम है और एक टीम इधर है। ठीक है, अगर दोनों टीमें इस पर क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये जो रस्सी है अपनी जो इसकी इनिशियल स्टेट है उसी स्टेट में बनी हुई है, ना तो ये रस्सी इधर जा रही ना ही इधर जा रही। यानी कि इधर से जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आ गया, 0। अगर इसमें कोई फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती तो ये जो रस्सी है वो किसी एक साइड खिसक जाती जिस साइड फोर्स ज्यादा लगता। लेकिन ये रस्सी अगर अपनी इनिशियल स्टेट में बनी हुई है, दैट मीन्स दोनों तरफ से जो लगाया गया फोर्स है उसका अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेट फोर्स 0 कैसे आता है, चूंकि मैंने बताया था फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, ये इस साइड से मैंने लगाया, पहली के द्वारा दूसरी पर लगाया गया फोर्स, और अगर दूसरी डायरेक्शन लगाया जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन से लगाया जा रहा है, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो इधर ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है F21, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो संतुलित बल का तात्पर्य यह है कि जब दो किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का योग अगर शून्य हो, ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का योग शून्य ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आए, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या असंतुलित बल किसी वस्तु के आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, सोचिए जरा, आप सोचिए। ठीक है, क्या, जैसे मैंने सपोज कोई रस्सी का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कोई रस्सी थी, अब उस रस्सी को एक टीम खींचते जाए, दो टीमें लगातार बल लगा रही थी, एक टीम ने ज्यादा बल लगाना स्टार्ट कर दिया, तो एक टीम जब उस रस्सी पर ज्यादा बल लगाना स्टार्ट कर देती है तो उस रस्सी के स्टेट अर्थात उसकी अवस्था में तो परिवर्तन कर ही दिया, साथ ही साथ हो सकता है उस रस्सी में खिंचाव आ जाए, वो रस्सी बीच से टूट भी जाए, तो उसके रस्सी के आकार में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने क्या लिया, एक मैंने बॉक्स लिया, अब मैंने क्या लिया, बॉक्स लिया, अब दोनों तरफ से उस बॉक्स के दोनों तरफ से क्या, उस बॉक्स को दोनों तरफ से दो टीमें खींचती जा रही हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दो टीमें खींच रही हैं, अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो वो बॉक्स वहीं की वहीं बना हुआ है, लेकिन एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, एक टीम अगर कम फोर्स लगा रही है तो क्या करेगी, एक टीम की तरफ
जो ज्यादा फोर्स लगा रही होगी, हो सकता है कि उस बॉक्स की शेप में कोई परिवर्तन आ जाए, है ना। तो इस तरीके से जो असंतुलित प्रकार के बल होते हैं वो किसी वस्तु की स्थिति, शेप, साइज में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और संभवतः कर भी देते हैं। तो अगर कभी प्रश्न किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या असंतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप बताएंगे जी हाँ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गुब्बारे को दबाओ, गुब्बारे में परिवर्तन करते हो कि नहीं करते हो। अब बात करेंगे इसके बाद, ये हमने बल देख लिए, बल के साथ साथ बल के बारे में मूलभूत अवधारणा हमने देखी। अब बल तथा न्यूटन की गति के नियम किससे संबंधित है, बल से ही संबंधित है। न्यूटन साहब ने गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन का गति कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जिसे क्या नियम दिया जाता है, जड़त्व के नियम से भी इसको पुकारा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे क्या नियम भी दिया जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया अर्थात न्यूटन की गति का पहला नियम है क्या। देखिए, न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक है, और यदि ये गति अवस्था में है तो ये गति अवस्था में ही बना रहेगा, यानी ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर आरोपित न किया जाए। समझ में आ रहा है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो वह गतिक अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी अपनी गतिक अवस्था में तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक आरोपित न करें। जैसे हमने ब्रेक लगाया तो बाहरी फोर्स लगाया अपने पैरों से, ये मार्कर मेरे हाथ में रखा था, कब तक हाथ में रखा था, जब तक मैंने इस पर कोई बाह्य बल यानी धक्का न दिया, है ना। तो मतलब ये जड़ है, जड़त्व का मतलब लॉ इनर्शिया है, यानी कि जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है तो उस अपनी स्थिति में परिवर्तन का ये क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का तात्पर्य क्या है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये किससे संबंधित है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है, अब जड़त्व का नियम यानी कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व भैया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, विराम का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, और नंबर थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का जड़त्व। अब ये तीनों में अगर मैं बात करूं, विराम का जड़त्व ये क्या बात करता है, ये अगर इसकी स्थिति में हम पहले विराम अवस्था में कोई वस्तु है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर किसी वस्तु में गति है तो वो अपने गति का तात्पर्य क्या है, जैसे बस है, अब बस में बस चल रही है लेकिन उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो खुद के कंपैरिजन में कैसे, वो स्टेट अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में बस चल रही है। लेकिन बस जैसे ही ब्रेक लगाती है तो उनकी बॉडी किस में आ जाती है, मूवमेंट में आ जाती है। अचानक से मूवमेंट में क्यों आ जाती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो किस अवस्था का विरोध कर रही है, मूवमेंट में आने का विरोध कर रही है। तो अचानक जैसे झटका देते वैसे ही मूवमेंट आ जाता है ना। तो ये हम किससे रिलेटेड देखते हैं, गति के जड़त्व से संबंधित। ऐसे ही दिशा का जड़त्व भी हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जो जड़त्व है, किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होता है और कौन ज्यादा जड़त्व अपना प्रदर्शित करता है। सपोज दैट कोई 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं में एक वस्तु भारी है, एक वस्तु हल्की है। ठीक है, तो एक जो जिस वस्तु में सबसे ज्यादा क्या होगा, वेट होगा, वह वस्तु अपनी गतिक अवस्था में परिवर्तन करने का ज्यादा विरोध करेगी। जैसे ट्रक है, ट्रक को 2 व्यक्ति अगर धक्का मार रहे हैं तो क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। तो वेट ज्यादा होने के फलस्वरूप वो ज्यादा क्या कर पा रहा है, विरोध कर पा रहा है। ठीक है, वहीं अगर 2 व्यक्ति साइकिल को क्या करते, धक्का मारते, तो साइकिल की अवस्था में परिवर्तन कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का कम विरोध कर पा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जड़त्व है
जड़त्व को हम आई से डिनोट करते हैं। आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यानी कि जो इनर्शिया है जड़त्व वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा है तात्पर्य उसका मास भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हम विस्तार पूर्वक समझते चलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है? देखिए संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के द्वारा तय किए गए गति के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, संवेग कह देते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला निकल के आता है एम इंटू वी, ठीक है। यहाँ पर संवेग कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां से मैंने आपको बताया था कि संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, बता चुका हूं। सदिश राशि के साथ साथ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ साथ इस फॉर्मूले से क्या हम इसकी यूनिट नहीं निकाल सकते? मैं अगर बात करूं मास, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम मोमेंटम की यूनिट बता सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड। और ये जो भी मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं ना, ये कैसी यूनिट्स हैं, एम के एस। एम के एस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इन चीजों को अच्छे से आप समझते हुए चलेंगे। अब जैसे दो वस्तुएं हैं, ठीक है, मैं एक बात को बताना चाहता हूं। दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में एक वस्तु कैसी है, हल्की है, और एक वस्तु कैसी है, भारी है, ठीक है। अब दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं में से हम ये बताइए इनके दोनों के संवेग अर्थात मोमेंटम दोनों के क्या है, सेम है। क्या है, दोनों के मोमेंटम सेम। तो दोनों के मोमेंटम सेम कब हो सकते हैं, बता सकते हैं कि एक हल्की है एक भारी है, यानी कि इसका वेट हल्का है इसका भारी है। तो यहां पर m1 क्या है, यहां के लिए m2 हम देख रहे हैं m1 इज लेस देन m2। तो ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं P1 और P2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका V1 यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी। उसी कंडीशन में दोनों के मोमेंटम क्या हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। ये चीजें बहुत अच्छे से हमें समझते हुए चलनी है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि यदि दो वस्तुओं के वेग में अंतर है, दो वस्तुओं के वेग में अंतर है, फिर भी उनके संवेग कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका क्या तात्पर्य? तो आप बताएंगे दोनों वस्तुओं में तो एक वस्तु हल्की होगी एक वस्तु भारी होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम विस्तार पूर्वक समझते हुए चलेंगे। इसी पर बेस्ड है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो इसी पर बेस्ड न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को हम समझेंगे। देखिए अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन किस पर निर्भर करेगा, आरोपित बल पर। जैसे ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु का मास है, ये किसी न किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। लेकिन अगर इस वस्तु की वेलोसिटी में हमें परिवर्तन करना है तो उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने फोर्स लगाया इसकी वस्तु के संवेग में क्या कर दिया, हमने परिवर्तन कर दिया। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, इस वस्तु पर आरोपित बल के, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, अर्थात यहां से हम बता सकते हैं P2 यानी कि ज्यादा में से कम अपॉन T, ठीक है। ये देख रहे, अब चूंकि मैंने बोला P2, तो P2 का मतलब क्या है भाई, दोनों में वेग है। अब P2 का मैंने क्या माना, अंतिम वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, V से।
प्रारंभिक वेग को किससे नोट करते हैं, यू से, है ना। तो दोनों में मास तो सेम है, तो मास को कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से v माइनस यू अपन टी क्या बन के आ गया, F इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला निकल करके आता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो आगे की क्लास, इससे आगे हम आगे की क्लास में देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।